अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम आपके लिए लाए हैं, एक तो जो आज सुप्रीम कोर्ट में जो मुल्क में आईनी बहरान चल रहा है और असम्बलियों की तहलील पर और स्पीकर की रूलिंग पर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक लार्जर बेंच बनाया है, तो आज मोजिज़ 5 रुकनी बेंच की जो आज समाअत थी उसके ऊपर आपको अपडेट करेंगे। आज तीसरी समाअत थी इस केस की। आज अपोजिशन के जो वकला थे और सिंध हाई कोर्ट बार के जो सदर थे और सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर थे, उनके वकला के दलाइल आज मुकम्मल हो गए हैं और आज बड़े अहम दलाइल थे और आज बड़ा अहम दिन था। जबकि आज हुकूमती साइड ने भी अपना बताया है कि वो कितनी देर में ये अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। जिस्ट ऑफ द स्टोरी ये है कि आज जो तासुर मिला है, ये केस कल भी कंक्लूड नहीं होने जा रहा। हुकूमती साइड ने अच्छा खासा वक्त मांगा है और ये एक सोची समझी प्लानिंग नज़र आ रही है हुकूमत की कि वो जितना वक्त गेन करेगी उतना आइनी बहरान गहरा होगा और उतना ज़्यादा प्रेशर अदालत पर भी आ जाएगा और अपोजिशन पर भी आ जाएगा कि फिर आम इंतखाबात की तरफ ही जाया जाए, जो कि इस वक्त प्रेफरेंस नज़र आ रही है PTI हुकूमत की, जबकि वो मेजॉरिटी वाज़े तौर पर लूज़ कर चुके हैं कौमी असम्बली में। तो लेकिन उससे पहले हम आपको आज ये केस की समाअत की तो तफसीलात बताएंगे। जो सबसे जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो जो सिंध हाई कोर्ट बार के सदर हैं सलाउद्दीन अहमद, उन्होंने किस तरह से PTI को एक फाशिस्ट पार्टी और इमरान खान साहब को हिटलर से कंपेयर किया। ये एक बहुत ही मज़े की कहानी है। उन्होंने एक पूरी स्टोरी सुनाई कि हिटलर की असम्बली में ऐसा क्या हुआ था जो बिल्कुल इमरान खान साहब ने अपनी असम्बली में अपने स्पीकर से करवाया है, वही हिटलर ने अपने स्पीकर से नाजी पार्टी ने करवाया था, नाजी जर्मनी में। तो हम आपको इस पर भी बताएंगे, ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें जस्टिस मकबूल बाकर नहीं बैठे हुए। ऑनरेबल जस्टिस मकबूल बाकर कल रिटायर हो गए और बड़े मलंग तबीयत जज थे और उनका जो कल एक तकरीर थी उन्होंने की वो बहुत अहम है। उन्होंने कल बहुत कुछ अहम बातें की, हम जरा उनको भी एक्सप्लेन करेंगे आज आपके लिए। और जस्टिस मकबूल बाकर का बताते चलें, ये सिंध हाई कोर्ट से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट आए थे और इन पर एक खुदकुश हमला भी हुआ जिसको इन्होंने अल्लाह में का शुक्र है सर्वाइव किया था। और उसके बाद उस हमले में इनके गार्ड ड्राइवर भी शहीद हुए और लेकिन ये निडर रहे। इन्होंने ना तो कभी डर के कोई फ़ैसला दिया, ना आपको इनके फ़ैसले में कहीं पे कोई कंप्रोमाइज़ नज़र आया। बड़े बोल्ड, दलेर और सबसे बड़ी बात कॉम्पिटेंट जज भी थे। और 18वीं तरमीम के बहुत ये जिसे कहते हैं 18वीं तरमीम के हक़ में मोस्टली दलीलें देते थे एक ऐसे वक्त में जबकि सुप्रीम कोर्ट में वाज़े तौर पर 18वीं तरमीम को चीफ जस्टिस गुलजार, जस्टिस आसिफ खोसा और जस्टिस साकिब निसार के दौर में अंडरमाइन किया जाता। जस्टिस मकबूल बाकर वो वाहिद जज थे जो 18वीं तरमीम के साथ खड़े हुए थे और 18वीं तरमीम के हक़ में बात करते थे। और इनके सामने जब केसेस की समाअत आती थी तो हमें मालूम है नैब की टांगें कांप रही होती थी कि अगर जस्टिस मकबूल बाकर के आगे समाअत आ रहे तो उनको पता होता था कि अब जो हम कहानी घड़ के लाए हैं वो जस्टिस मकबूल बाकर के सवालों के सामने नहीं ठहर सकेगी। और बड़े फिर इनके डैमनिंग फैसले आते थे। फिर जस्टिस कादी फाइसा केस में भी जस्टिस मकबूल बाकर का किरदार इंतहाई अहम रहा। और जो बाद में जो रिव्यू में जो कालेदम करार पाई, जो पहले की जो जजमेंट थी, वो भी उसमें भी अगर आप कह लें कि मरकज़ी किरदार वो जस्टिस मकबूल बाकर का ही था। यही फिर मेजॉरिटी अपनी साइड पर ले गए और अब के जो चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल हैं, जो बावजूद के उस बेंच के सरबराह थे और आने वाले हफ्तों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले थे, आने वाले महीनों में, सॉरी मैं हफ्तों कह रहा हूँ, उसके बावजूद जो सुप्रीम कोर्ट की रवायत रही है कि हमेशा जजेस अमूमन जो चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस बनने वाला होता है, उसका साथ देते हैं, लेकिन वो फिर भी जस्टिस मकबूल बाकर के साथ गए और फिर जस्टिस मकबूल बाकर ने वो फैसला लिखा। तो उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम आपको बताते हैं कि जस्टिस मकबूल बाकर ने जो कल तकरीर की वो भी एक बड़ी डैमनिंग चार्ज शीट थी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदरूने खाना जो हालात हैं उसके ऊपर उन्होंने बड़ी अहम बातें की और उनकी बातें बड़ी जिसे कहते हैं वो आप कहते हैं ना कि अपने गिरेबान में झांकने वाली बातें हैं अदलिया के लिए। लेकिन क्या ये झांकेगी अदलिया अपने गिरेबान में, ये अभी फैसला होना बाकी है। तो हम आपको वो बताते जाते हैं कि जैसे मकबूल बाकर ने जो अपनी तकरीर की उसमें जो हम उनके अहम निकात जो हमने नोट किए, एक तो उन्होंने अदलिया बहाली के दौर का जिक्र किया कि 2007 में जब वो अदलिया बहाली का मामला आया और
नवंबर में एक एमरजेंसी लगी, जजेस को घर भेज दिया गया, तो वो कहते हैं कि वो एक शख्स की रेस्टोरेशन का मामला नहीं था, वो अदालत की खुदमुख्तारी को भी जिसे कहते हैं महफूज बनाने का एक मामला था। और उसमें वो लिखते हैं लेकिन अब एक दिहाई बाद उस अदलिया बहाली तहरीक चलने के एक दिहाई बाद वो कहते हैं अब हमें खुद से ये पूछना चाहिए और हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि क्या जो उस अदलिया बहाली के मकासद थे, इंसाफ की फराहमी यानी कि और जमहूरियत की और आइन की सरबुलंदी, क्या वो पूरे हुए। उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन इसलिए पूछना ज़रूरी है कि हम कहीं अपने जो उस वक्त वादे किए थे उनसे पीछे तो नहीं हट रहे, और ये एक ऐसे वक्त में हमें खुद एहतसाबी करनी चाहिए, यानी कि अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि जबकि मुल्क में ज़ालिमाना और आमिराना निज़ाम हुकूमत गिर रहा है तो हम उस वक्त जमहूरियत को मजबूत बना सकते हैं। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जुडिशल एक्टिविज़म पे भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जो बेलगाम जुडिशल एक्टिविज़म है इससे भी रूल ऑफ लॉ की मौत वाक़या हो जाती है, यानी कि जो हमारे मुल्क में एक रवायत है कि अस्पतालों पे 100 मोटो ले लो, गटर साफ ना होने पे 100 मोटो ले लो, अतीका ऑर्डर से 2 शराब की बोतलें निकल हैं तो 100 मोटो नोटिस ले लो। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि ये वो जुडिशल जो एक्टिविज़म है जो बेलगाम हो चुका है, ये रूल ऑफ लॉ की मौत का बायस बन रहा है। इसी तरह उन्होंने अदालत में होने वाली तैनातियों पर भी बात की। आपको पता है पिछले कुछ अर्से से पाकिस्तान की बार कौंसल्स बड़ी ज़्यादा मुतहरिक रही हैं और वो अपोज करती रही हैं जो आउट ऑफ टर्न जूनियर जजेस को एलिवेट किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पर भी उन्होंने बात की और उन्होंने इसको भी अदलिया की आज़ादी से जुड़ा हुआ मामला करार दिया और अदलिया की खुद मुख्तारी से जुड़ा हुआ मामला दिया। और उन्होंने कहा कि ये माजी में भी हम देखते रहे हैं कि जो चाहे वो फौजी आमरों की हुकूमतें थी या इवन के डेमोक्रेटिक रजीम्स का भी उन्होंने कहा वो भी अदलिया को अपने महकूम रखने की कोशिश करती रही, और लेकिन और उसी से बचने के लिए हमने बहुत ज़्यादा अपनी अथॉरिटी को उन्होंने कहा कि हमने कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं कि इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग भी जुडिशल डिक्टेटरशिप की तरफ चले जाएं। और वो कहते हैं कि इसमें हमें खुद को भी देखना होगा कि हम लोग कहीं अपने माजी की में कैद होके ना रह जाएं। फिर वो ये भी कहते हैं कि जुडिशरी में जो तैनातियाँ होती हैं यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, उनमें शफाफियत होनी चाहिए, उनमें मेरिट पे फैसले होने चाहिए। और इसमें फिर वो उन्होंने ये भी बात की लाइक उन्होंने कहा कि अब जबकि हम देख रहे हैं कि एलिफेंट इन द रूम, यानी कि वो कह रहे हैं कि अब जो हाथी है वो आ गया है कमरे में, और एक परसेप्शन है कि अपॉइंटमेंट्स भी जो तैनातियाँ भी होती हैं वो भी उनके बारे में भी ये परसेप्शन है, और जो जजेस को निकाला भी जाता है सुप्रीम कोर्ट से उनके बारे में ये परसेप्शन है यानी कि अदलिया से, कि उसके लिए ये देखा जाता है कि वो जो शफाफियत क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तरीक़ेकार में है कि नहीं। और वो कहते हैं नीडलेस टू से इट वुड बी डेवस्टेटिंग इफ द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ अ जज इज इन रियलिटी मेड डिपेंडेंट ऑन द acceptability of his judgments by those wielding power, and the prospects of further elevation of a judge are jeopardized on account of his judgments not being well received by certain quarters। यानी कि उनका इशारा जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस की तरफ है कि हमें इस बुनियाद पर जजेस को नहीं हटाना चाहिए कि उनके फैसले जो पाकिस्तान में यानी कि उनका इशारा फौजी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, उनको अगर पसंद ना आए तो आप किसी जज को निकाल दें, पूरा जिसे कहते हैं जुडिशरी उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल गैंग अप हो जाए उसके खिलाफ, सिर्फ उन सर्टन क्वार्टर्स को जिसे कहते हैं खुश करने के लिए। और फिर इसी तरह उन्होंने एलिवेशन का भी जो इशारा दिया वो यकीनन उनका जस्टिस वकार सेठ मरहूम की तरफ इशारा था कि जो अपनी टर्न आने के बावजूद 3 दफ़ा उनकी टर्न थी लेकिन उनको एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट में इसलिए ना लाया गया क्योंकि जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट थी उनके ख़िलाफ़ थी, उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स को कालेदम करार दिया था, उन्होंने गद्दार आमिर जनरल मुशर्रफ को फांसी की सज़ा सुनाई थी, तो उस वजह से उनको एलिवेट नहीं किया जाता था। तो इस तरफ उनका इशारा था। फिर इसी तरह वो जजेस में केसेस की भी उन्होंने बात की कि ये जो एक तरीक़ेकार अपनाया गया है पिछले कुछ अर्से में कि जो असाइनमेंट ऑफ केसेस है उसमें भी इम्पार्शियलिटी और इंटेग्रिटी को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। और उसमें यूएन का भी हवाला देते हैं कि जहाँ पे कहा जाता है कि जो एक ही तरह के जजेस को बहुत ज़्यादा केस भी असाइन करने से
बहुत ज़्यादा उन पर इन्फ्लुएंस होने का खर्चा होता है। तो यूएन भी इस प्रैक्टिस को जिसे कहते हैं वो नापसंद करता है और उसने लिखा हुआ है कि मत कीजिए। यानी कि उनका इशारा था कि यार जब एक ही किस्म के जजेस के आगे, कुछ मखसूस के जजेस के आगे सारे अहम केसेस लगने लग जाएँ, जबकि कुछ जजेस के साथ इम्तियाजी सलूक बरता जाए और उनके आगे केस ही ना लगाया जाए, तो ये भी जाहिर करता है कि कोई ना कोई ऐसा फिर मामला है यहाँ पर। ये उनका हमें जो उनका ये पैराग्राफ से यही तासर मिलता है, क्योंकि अब ये देख रहे हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कादी फाइज है, उनका आगे कोई आईनी केस लगता ही नहीं है। जबकि हर केस में कुछ जजेस हम देखते हैं, लाइक जस्टिस एजाजुल हसन है, वो साकिब निसार के दौर में भी अस्पतालों के दौरे कर रहे होते थे, उनके साथ वो आसिफ खोसा के साथ भी बेंच में बैठे होते थे, वो साबिक जस्टिस गुलजार अहमद के साथ भी बैठे होते थे, और अब जस्टिस मौजूद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ भी हर बेंच में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। तो मतलब ये कि नज़र आती है ऐसी पसंद नापसंद शायद बज़ाहिर। फिर इसी तरह उन्होंने जजेस के इख्तलाफ के तरीक़ेकार पर भी बात की, जो इख्तलाफी नोट होते हैं उसमें भी उन्होंने वो इशारा दिया, उन्होंने बात की बगैर नाम लिखे हुए, लेकिन यकीनन उनका इशारा जो था उन्होंने इसको कहा कि जो जैसे उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि नॉनदलेस द मैनर इन विच वी हैव रेफर्ड टू ईच अदर वाइल डिफरिंग विद ईच अदर्स व्यूज़ इन रीसेंट पास्ट सच काज शुड काज इमेंस डिसकम्फर्ट टू ऑल ऑफ अस, कि हमें इस पर परेशान होने की ज़रूरत है। हमारे लिए ये एक जिसे कहते हैं वो डिसकम्फर्ट का इशू होना चाहिए कि जिस अंदाज में आजकल हम आपस में इख्तलाफ करते हैं और एक दूसरे के व्यूज़ से हम इख्तलाफ करते हैं। यानी कि क्योंकि आपको मालूम है अभी रिसेंटली जस्टिस कादी फाइसा केस में जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो एक इख्तलाफी नोट लिखा, और जो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने भी एक इख्तलाफी नोट लिखा, और फिर सारे जो इख्तलाफी जजेस थे चार, सारों ने एक दूसरे के इख्तलाफी नोट्स पर इंडोर्समेंट के दस्तखत भी कर दिए, जिसमें उन्होंने जो अक्सरियती जजेस थे उनकी ज़ात को निशाना बनाया, उनको कहा कि ये छः रहे ही नहीं, ये जो रिटायर हो गए जैसे मंजूर मलिक उन्होंने साइन कैसे कर दिया, और जी ये एक जज केस से सुनने दे रहा था, बार बार बीच में इंटरप्ट कर रहा था। तो ये इस किस्म के जो लैंग्वेज यूज़ हुई, ये वाकई बड़ी अफसोसनाक और परेशान कुन थी। ये जो जस्टिस मौजूद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने लास्ट टाइम जस्टिस काजी अमीन अहमद के रेफरेंस पे कहा कि जो उनका इशारा जस्टिस काजी फैसला की तरफ था, जो उन्होंने ख़त लिखा था और वो मीडिया में लीक हो गया था, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसी बातें मत कीजिए कि जो आपके मर्तबे से आपको नीचे ले हैं। यानी कि उन्होंने कहा था कि आप एक जज के ओहदे पर इतने अहम ओहदे पर फायज़ हैं और आप उसके मर्तबे से नीचे उतर के बातें मत करें। तो फिर यही बात है कि जिस किस्म की लैंग्वेज जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस उमर अता बंदियाल ने खुद उन इख्तलाफी नोट्स में इस्तेमाल की, वो भी तो जज के मर्तबे से अगर देखी जाए तो बड़ा अफसोसनाक है कि वो भी शायद उस जज के मर्तबे के लायक नहीं थी कि आप इख्तलाफी नोट लिखते हुए इस हद तक जाए। शायद इससे हमें यही तासुर मिलता है। फिर इसी तरह उन्होंने जस्टिस मकबूल बाकर ने सहाफ़ियों पर हमलों की भी बात की, और उन्होंने कहा कि इस अदालत के भी 2 सहाफ़ियों पर हमले हुए, और आपको ये देखना चाहिए कि क्या ऐसे चीज़ों को हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है कि हम लोग सहाफ़ियों के साथ होने वाले इस मामले को देखें। तो ये भी उन्होंने बुनियादी फंडामेंटल राइट्स से इसको जुड़ा हुआ मामला करार दिया। लेकिन माज़रत के साथ हम तो देखते रहे हैं पिछले अभी रिसेंट पास्ट में कि जो यूट्यूबर सहाफ़ियों पर हमलों को सेलिब्रेट करते थे, इसी आला अदलिया के ऐवानों में बाअसर शख्सियत ने उनका नाम, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का ना रिपोर्टर है ना वो सहाफ़ी हैं, लेकिन लिखवाया क्योंकि उनके वीलॉग आर्मी चीफ जिन कमर जावेद बाजवा देखते हैं, तो उनका नाम इधर लिखवाया गया कि उसको भी डिनर में बुलाना। तो ये भी हुआ है, अभी रिसेंट पास्ट में हुआ है ये, और ये हमारे इल्म में हम जान के शख्सियत का नाम ले रहे, लेकिन कभी वक्त आएगा तो वो भी ले लेंगे। तो ये सब भी उन्होंने कहा। फिर उन्होंने जो बलोच तलबा पे अभी पिछले दिनों FIR कटी, इस पर भी सोशल मीडिया से जुड़े मामले को उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये जो तलबा पर ये जो FIR काटी गई, ये जो इख्तलाफी आवाज़ों को दबाने की जो कोशिश की जा रही है, बगावत की FIR काटने को, इसको भी उन्होंने कहा कि ये भी बहुत बड़ा जिसे कहते हैं एक मामला है। ये उन्होंने इसको कॉलोनियल जिसे कहते हैं ना, वो जब पाकिस्तान और भारत पर एक गैर मुल्की हुकूमत थी, तो उस दौर से उन्होंने तशबीह दी कि ये वो लोग करते थे, गोरों के दौर में ये होता था जब वो हम पे हुकूमत कर रहे थे। और इसके अलावा जो उन्होंने आखिर में अगर आप देखें तो उन्होंने फिर फैज़ साहब की एक नज़म के कुछ बोल भी पढ़े। उन्होंने कहा, यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खलक, ना उनकी रस्म नई है ना अपनी रीत नई, यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, ना उनकी हार नहीं है ना अपनी जीत नहीं, इसी सबब फलक का गिला नहीं करते,
اسی سبب فلک کا گلا نہیں کرتے، تیرے فراق میں ہم دل برا نہیں کرتے، گر آج تجھ سے جدا ہیں تو کل بہم ہوں گے، یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں، گر آج کیا ہے گر آج عروج پہ ہے تالائے رقیب تو کیا، یہ 4 دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں۔ پھر انہوں نے آخر میں جو اپنے کنکلوڈنگ ان کا پیراگراف تھے، اس میں انہوں نے اپنے جو کولیگز تھے ان کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا، جس میں ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے عامر شیخ، ان کا انہوں نے ذکر کیا، پرائیویٹ سیکرٹری رضوان اشرف کا انہوں نے شکریہ ادا کیا، اپنے ایسوسیٹس جو تھے سپریم کورٹ میں، اس میں عبدالجمیل صاحب لا کلرک، سید شیروز بختیار، معیز مرزا بیگ جو تھے ان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ معیز نے ان کے لیے آرٹیکل بھی لکھا تھا، ڈان میں لکھتے رہتے ہیں عموماً۔ اس طرح جنید اکرم، پھر انہوں نے سیکورٹی انچارج محسن عباس، اپنے قاصد جو تھا گل نواز، ڈرائیور فہد سجاد اور گھر کے سٹاف کا بھی شکریہ ادا کیا، جبکہ انہوں نے ان شہداء کو بھی یاد رکھا جو ان پر خود کش حملے میں شہید ہو گئے تھے ان کے لیے، جس میں ان کے گن مین خالد تھے، ان کے ڈرائیور سلیم تھے، اور اس کے لیے بھی انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی والدہ انور فاطمہ اور اپنی اہلیہ فہمیدہ، اپنے بچوں علی، حسن اور حسین کا بھی شکریہ ادا کیا، اپنے بھائی مشہود، محمود اور عباس کا بھی شکریہ ادا کیا، اپنی بہن طلت زہرا اور ان کے اہل خانہ کا بھی شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے ایک جملہ بھی لکھا کہ they stood by me during the testing of times and often suffered the consequences of my choices۔ یہ وہ تلخ حقیقت ہے پاکستان میں جو جسٹس مقبول باقر ریٹائرڈ نے لکھی کہ ہمارے گھر والے، آپ لوگ تو دیکھتے ہیں کہ یہ ججز بڑے بڑے فیصلے دے دیتے ہیں یا ہم صحافی کو خبر کر دیتے ہیں، لیکن اس کے کانسیکوینسز صرف یہ نہیں ہوتے کہ کسی جج کے خلاف ریفرنس آ جاتا ہے یا کسی جج پر خود کش حملہ ہو جاتا ہے یا کسی صحافی کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اس کے کانسیکوینسز اہل خانہ بھی بھگتتے ہیں، ان کو بھی واچ کیا جاتا ہے، دھمکیاں دی جاتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو اس کا بھی انہوں نے ایک اشارہ دیا کہ کس طرح سے ان کے اہل خانہ نے جسٹس مقبول باقر کی بولڈ جو ایک اپروچ تھی، جوڈیشل اپروچ تھی، اس کے نتائج بھگتے۔ تو یہ سب کچھ جسٹس مقبول باقر نے کہا۔ اس کے بعد ہم اب آتے ہیں جو آج کی سماعت تھی۔ آج جو مخدوم علی خان تھے، انہوں نے اپوزیشن کی تمام جماعتوں کی طرف سے دلائل دیے، اور انہوں نے بڑے پرسائز اپنے دلائل کو رکھتے ہوئے، جبکہ رضا ربانی صاحب نے بڑے پرسائز دلائل دیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو جتنی یہ رولنگ ہے، یہ تمام کا تمام معاملہ ہی میلیفائڈی ہے، جس کو انہوں نے 10 کے قریب نکات رکھے کہ اس طرح سے یہ میلیفائڈی اسٹیبلش ہوتی ہے۔ جو انہوں نے کہا کہ فواد چودھری صاحب نے جو اسپیکر کے آگے کوسچن ریز کیا اور الزام لگایا اپوزیشن پر کہ یہ بیرونی ہاتھ ہے اس کے اندر، اس کا انہوں نے ثبوت کوئی پیش کیا، نہ ہی کوئی انہوں نے وہ ایون کہ خط بھی نہیں سامنے رکھا جس کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ خط کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ غداری ہو رہی ہے، اور اسپیکر نے بھی بغیر کوئی اپنے سامنے فیصلہ موجود ہوئے کچھ ہوئے انہوں نے فوری طور پر رولنگ سنا کے اس کو جسے کہتے ہیں مسترد کر دیا۔ جبکہ اس کے علاوہ جو دوسرے تھے جو دلائل مخدوم علی خان صاحب کے، ان کے بڑے پریسائز اور بڑے ہی ویل پریپیئرڈ دلائل تھے، انہوں نے بھی یہ قرار دیا کہ ہم آپ کو ان کے بھی دلائل میں سے کچھ اہم باتیں بتاتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ڈپٹی اسپیکر ہے اس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ نہ تو انہوں نے اپنا ذہن استعمال کیا اس کے اوپر، اور نہ ہی انہوں نے کوئی جسے کہتے ہیں جواب مانگا اپوزیشن سے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو جسٹس مخدوم علی خان تھے، ان کا جو بنیادی کریکس تھا جو ججز کے سوال کے اوپر، ججز پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ پروسیجرل خلاف ورزی ہے یا یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ اگر یہ پروسیجرل خلاف ورزی ہوئی تھی تو پھر یہ قومی اسمبلی کے اندر کا معاملہ ہو جاتا، پھر شاید آرٹیکل 69 کے تحت اسمبلی کی کارروائی کو تحفظ رہتا اور یہ جوڈیشری جو کہ سپریم کورٹ اس کو ایگزامن نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن آج جسٹس جو مخدوم علی خان تھے جو اپوزیشن کے لائر تھے، انہوں نے بڑی کامیابی سے یہ اسٹیبلش کیا کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کا پروسیجر آئین میں لکھا ہوا ہے، اور اگر ایک دوست انووک ہو جائے تحریک عدم اعتماد اور اس کے بعد وہ پیش ہو جائے تو اس کے بعد اسپیکر کا کردار صرف
सानवी रह जाता है वो कि इवन के वोट की गिनती तक नहीं करता, सिर्फ वो अनाउंसमेंट करता है जब वोट की गिनती करके उसको स्टाफ बता देता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे में ये आइन की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि आर्टिकल 95 है जो तहरीक अदम एतमाद लाता है, कौमी असम्बली के रूल्स के तहत तहरीक अदम एतमाद नहीं पेश होती, ये आइन के तहत पेश होती है। तो इसको अगर स्पीकर ने अपनी रूलिंग से उड़ाया है तो उसने दरअसल आइन की खिलाफ वर्जी की है। और उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि जो रूल्स ऑफ बिजनेस होते हैं जो कौमी असम्बली के, वो आइन के मातहत होते हैं। तो आइन तो रूल्स ऑफ बिजनेस को कालदम यानी कि वो नहीं मान सकता, लेकिन रूल्स ऑफ बिजनेस ये नहीं कर सकते कि वो आइन को ना माने। ये उन्होंने एक बड़ा अच्छा उन्होंने आर्गूमेंट इस्टेब्लिश किया, और जजेस भी मोस्टली उनके आर्गूमेंट से तकरीबन मुत्तफिक नज़र आए, आप कह सकते हैं। इसी तरह जो एक और जो सुप्रीम कोर्ट बार के जो लॉयर थे मंसूर, उन्होंने भी बड़े अच्छे दलाइल दिए, और उन्होंने भी कहा कि वो बाकी मखदूम अली ख़ान के दलाइल को साथ एग्री करते हुए उसमें कुछ ऐड करेंगे। उनका भी यही कहना था कि जो स्पीकर का किरदार है वो सिर्फ वोट काउंट करने के हद तक है, वो एक प्रिजाइडिंग अफसर है सिर्फ। इस तमाम जो नो कॉन्फिडेंस का मामला होता है इसमें वो कोई रूलिंग नहीं दे सकता, उसके पास तय करने का मामला नहीं है, उसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करवाना है, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस का जो मामला होगा उस वोटिंग को। फिर बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद आए जो सिंध हाई कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त, उन्होंने भी जानदार दलाइल दिए। एक तो उन्होंने ये कहा, जो बड़ा उनका अहम नुक्ता था, उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है इसको ये देखना होगा कि जो स्पीकर की जो रूलिंग है वो इतनी ख़तरनाक है। जो पाकिस्तान की पार्लियामान होती है ये पाकिस्तान के अवाम की जिसे कहते हैं ना विल की नुमाइंदा होती है, और अवाम की विल के नुमाइंदे अंदर मुंतखब नुमाइंदे बैठे होते हैं जो MNAs होते हैं। तो क्या तमाम हाउस की विल के ऊपर स्पीकर की विल को प्रेफरेंस दी जाएगी, वो प्रिवेल करेगी? यानी कि अवाम की और मुंतखब नुमाइंदों की ख्वाहिश के ऊपर एक शख्स स्पीकर की रूलिंग जिसे कहते हैं ना वो प्रिवेल कर दे। ये ऐसा ही है कि कल स्पीकर इधर रूलिंग दे दे कि इमरान खान 50 साल तक वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे, तो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, ना कोई कोर्ट ऑफ लॉ उनको एग्जामिन कर सकेगी कि ये तो स्पीकर की रूलिंग है। तो मावराए आइन तो नहीं वो कोई रूलिंग दे सकते। फिर इसी तरह उन्होंने एक और बड़ी दिलचस्प मिसाल दी, उन्होंने कहा कि मैंने जाके, ये सबसे दिलचस्प मामला है, उन्होंने कहा कि मैंने जाके रिसर्च करने की कोशिश की कि क्या कभी माजी में किसी स्पीकर ने वोट काउंट से इनकार किया है, कि उसने कहा हो कि ये बैरूनी हाथ है, बैरूनी एजेंट है, इनके वोट नहीं काउंट होने। और तो उन्होंने कहा कि जब मैंने ये रिसर्च की तो पूरी तारीख की इंसानी तारीख में एक सिर्फ मुझे जर्मनी की मिसाल मिली, जहाँ पे 1937 में नाजी जर्मन पार्टी ने एक बिल पेश करना था, वहाँ पर उनके पास उस तरह की हाउस में मेजॉरिटी नहीं थी, अपोजिशन की मेजॉरिटी थी। तो हिटलर के जो स्पीकर थे हाउस में, उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि जो अपोजिशन के लोग बैठे हुए ना ये फॉरेन एजेंट्स हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, तो इनकी तो हमें काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है इनके वोट। तो आप बिल पेश करें और सिर्फ हुकूमती अरकान ने खड़े होकर जिनके पास मेजॉरिटी नहीं थी वोट किया और वो बिल पास हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये भी उसी तरह ही है कि एक फाशिस्ट पार्टी ने, यानी कि इमरान खान साहब की PTI ने, उनके स्पीकर ने कहा कि ये जो अपोजिशन के जो लॉ मेकर्स हैं ये बैरूनी हाथ है इसके अंदर, ये गैर मुल्की एजेंट है, इनका वोट काउंट ही नहीं होता, मैं रूलिंग दे के मुस्तरद करता हूँ तहरीक और ये जा और वो जा। यानी कि ये नाजी जर्मनी के फाशिस्ट हिटलर के बाद इमरान खान साहब को ये टाइटल हासिल हुआ है इंसानी तारीख में कि उन्होंने वो तारीख हिटलर की दोहराई है। और वैसे भी अगर आप इमरान खान साहब को देखें तो वो बहुत हद तक उनको आपको लगेगा कि उनके मुर्शद हिटलर ही हैं, और ये PTI एक फाशिस्ट पार्टी है। तो हमको अपडेट करते रहेंगे। अब जो इसमें जो परेशान कौन बात यह है कि एंड में बाबर अवान साहब ने कहा है कि वो तफसीली दलाइल देंगे। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि हम तो 4 जिसे कहते हैं मैंने नुक्तों पर बात करनी, लेकिन मुझे कपल ऑफ आवर्स चाहिए, यानी कि वो मानवाएंगे। और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब ने आकर कहा जी कि ये मेरी ज़िंदगी का मसला है और मैं भी टाइम लूँगा, मुझे भी देने होंगे दलाइल। ठीक है, तो हुकूमत एक स्ट्रेटजी के तहत इस मामले को लंबा खींचती नजर आ रही है। आज इवन के बाबर अवान साहब ने कहा कि हमने वो इंटरिम गवर्नमेंट के लिए 2 स्टेप्स ले लिए, आगे बढ़ रहे हैं। तो अब बाबर अवान साहब ने कहा था शुरू में कि वो PTI के लॉयर हैं, जिस पर उन्होंने जस्टिस जमाल मंदोखेल ने उनको टोका। उन्होंने कहा आप हुकूमत अबूरी बनाएंगे, PTI बनाएगी पूरी हुकूमत। तो उस पर बाबर अवान साहब थोड़ा ठटके, तो उन्होंने बड़े मौके पर उनको पकड़ा भी। दोबारा आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।